हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास चैप्टर 5वां एनसीईआरटी बुक से। तो चैप्टर आपके पास है क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वांटिटी जो आपके पास यानी सांद्रता मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपके पास, इससे पिछली वीडियो में आपके पास, ठीक। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स आपके पास। तो हम जो आपके पास पढ़ रहे हैं आपके पास है अवकलज यानी डेरिवेटिव्स या अवकलज। और अगर आपके पास किसी फंक्शन के लिए उसके अवकलज का अस्तित्व होता है तो ये आपके पास जो उसकी एबिलिटी आपके पास है यानी जो उसका जो गुण है वो उसकी क्या कहलाती है, जो आपके पास अवकलनीयता कहलाती है या डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है, ठीक। तो थोड़ा सा हमने आपके पास पिछले साल भी पढ़ा आपके पास अवकलज। तो थोड़ा हम आज के इस वीडियो में हम पुराना ही रिवाइज करने वाले आपके पास जो हमने 11वीं में पढ़ा आपके पास, ठीक है। तो हमने 11वीं में क्या क्या पढ़ा देखो पास कि मान लो कि एक वास्तविक फलन है y बराबर एफ एक्स। देखो एफ y बराबर एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन। अब ये रियल फंक्शन है तो यानी इसका प्रांत जो होगा वो या तो r होने वाला है या उसका कोई उपसमुच्चय होने वाला है, ठीक। तो इसके लिए इस फंक्शन के लिए जो हमने 11 में पढ़ा हुआ, देखो अगर ये दिया हुआ फंक्शन है तो इसमें जो दो वेरिएबल हैं x और y उनको जरा समझ लेना एक बात कि यहाँ पर आपके पास y जो है ये कहलाता है डिपेंडेबल वेरिएबल। वेरिएबल जिसे हम कहते हैं निर्भर चर, हिंदी में कहलाता है ये निर्भर चर। और जो x है वो आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर। अब इसे स्वतंत्र चर कह रहे हैं आपके पास, तो स्वतंत्र चर जो है स्वतंत्र चर इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये प्रांत से अपना मान लेने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी मान दे सकते हैं। यानी x बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, डोमेन ऑफ f। ये आपके पास फलन के प्रांत से कुछ भी मान ले सकता है x, तो इसे कह रहे हैं स्वतंत्र चर। और f क्या है, एक नियम है। f क्या बात रूल है या मैपिंग है, आप पढ़ते हो जिसे हम फंक्शन कहते हैं। f जो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या एक नियम है जिसके अनुसार y किस पर आश्रित है, x पर आश्रित है। यानी जो निर्भर चर है वो किस पर आश्रित है, स्वतंत्र चर पर, ठीक है। रूल या मैपिंग बाय विच y इज डिपेंड ऑन x। यानी जो आपके पास जो डिपेंडेबल वेरिएबल तो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। ये इस प्रकार से, ठीक। तो यानी अगर वो x पर आपके पास निर्भर कर रहा है y, तो देखो एक बार इफ x चेंजेस, अगर x में परिवर्तन होता है, मैंने कहा पहले x था उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो है डेल x चेंज हो गया है। यानी आपके पास पहले x था उसमें कितना परिवर्तन हो गया, डेल x चेंज हो गया है, x में चेंज हो गया डेल x। तो देन अगर x में चेंज है तो y भी चेंज होगा ऑल्सो, y चेंज। अब y में जो चेंज हुआ मैंने कहा वो था डेल y। तो जो x के सापेक्ष y में जो चेंज हुआ है उसका जो रेट होता है वही क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। आपके पास ध्यान देना, आपके पास जब हम बात करते हैं कि dx अपॉन dy अपॉन dx, मतलब जो y में होने वाला जो रेट चेंज है, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास उस टाइम पे कराता है इसका डेरिवेटिव। यानी y के x के रिस्पेक्ट में निर्भर स्वतंत्र चर के सापेक्ष y में होने वाला जो परिवर्तन है ये आपके पास क्या है, आपके पास उस टाइम पर ये कहलाता है आपके पास स्वतंत्र, ये आपके पास कहलाएगा उस y का परिवर्तन, y के होने की में जो परिवर्तन है उसकी दर। और यही आपके पास आगे जाके क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। जब हम उसमें एक लिमिट ले लेते हैं, मैंने कहा अगर परिवर्तन छोटा सा हो जाए यानी डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो उस टाइम पर जब ये लिमिट हम इस पर अप्लाई करते हैं तो यानी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो या एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स। और ये इसका निरूपण आपके पास है, ये हमने 11वीं में पढ़ा हुआ, ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूँ, बस मैं आपके पास बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव होता क्या है किसी फंक्शन के लिए। ये जो फंक्शन आपके पास है इसमें जो
स्वतंत्र चर यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में y यानी जो उस पर डिपेंड करा था उस वेरिएबल में होने वाला जो चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं हम, आपके पास उसका जो रेट चेंज होता है वो आपके पास कहलाता है उस फंक्शन का या उस आपके पास y का आपके पास अवकलज या डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमने आपके पास थोड़ा 11 में भी पढ़ा है। इसके अलावा हमने 11 में क्या पढ़ा है उसको देखिए आपके पास। तो इसके बाद में बता रहा हूँ आपके पास, ये तो आपके पास मैंने बता दिया कि x के रिस्पेक्ट में y में होने वाला जो चेंज है उसके रेट को हम कह रहे हैं डेरिवेटिव। ये तो मैंने जनरल डेफिनेशन बताया। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y बराबर f(x) और आपको उसका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए देखो देन इट्स डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय, ये हो जाएगा dy बाई डी के द्वारा निरूपित होता है या d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स निरूपित हो सकता है। ये सारे के सारे अवकलज को निरूपित करने के तरीके आपके पास, या एफ डैश एक्स या सिंपली वाई डैश या y1 भी लिखा जाता है आपके पास। ये सारे के सारे क्या हैं, उसके निरूपण आपके पास हैं जो हमने आपके पास 11th में पढ़े हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल से फॉर्मूले आपके पास हैं जो हमने 11th में पढ़े हुए हैं। ये केवल क्या निरूपण का तरीका आपके पास। इसके अतिरिक्त हमने फॉर्मूले जो पढ़े आपके पास में देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट था आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलज। तो हमने आपके पास पढ़ा था प्रथम सिद्धांत, देखिए आपके पास था आपके पास टाइम पर, तो फर्स्ट प्रिंसिपल। तो प्रथम सिद्धांत के अनुसार देखो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं आपके पास, हम लिखते हैं आपके पास dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, ये इक्वल टू प्रथम सिद्धांत कहता है आपके पास, ये इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये है आपके पास प्रथम सिद्धांत। इसके अनुसार हमने पिछले साल कई फॉर्मूले डिराइव किए थे, चाहे साइन एक्स का अवकलज हो, कॉस एक्स का अवकलज हो, टेन एक्स का अवकलज हो, ये हमने पिछले साल के पास पढ़े। और इसके आधार पर ही आपके पास हमने ना इसका ज्यामितीय अर्थ भी यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपके पास पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था आपके पास, देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग आपके पास है कि जो y बराबर एफ एक्स, इसका आपके पास जो है पास कर्व होगा, फॉर कर्व कोई वक्र जो y बराबर एफ एक्स का जो वक्र होगा उसके लिए फॉर कर्व y करो एफ एक्स, जो dy बाई डी एक्स है, चाहे वो कोई भी आपके पास, वो निरूपित करता है पास आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट या एट एनी पॉइंट। किसी बिंदु पर आपके पास जो वक्र y बराबर एफ एक्स पर बनने वाला जो स्पर्श रेखा होगी उसके स्लोप को निरूपित कौन करता है, पॉइंट निरूपित करता है। इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा आपके पास, ठीक। तो मैं आपको जो अवकलज हम पढ़ा आपके पास 11th में, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो था वो बता रहा हूँ, बस थोड़ा इसको एक्सप्लेन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ है ना, जब हम अवकलज का अनुप्रयोग यानी अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है आपके पास, एक टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तो उसमें भी इसका यूज़ होने वाला है, इसलिए इसका थोड़ा जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो लेट y बराबर एफ एक्स बी एनी गिवन फंक्शन, ये आपके पास कोई दिया हुआ आपके पास फंक्शन है और उसका कर्व मैंने कहा इस प्रकार से, देखें इस फंक्शन का जब मैंने कर्व बनाया तो इसका कर्व मैंने कहा, इसका कर्व मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के हिसाब से मैंने मान लिया कि ये इसका वक्र बन रहा है, ये है y बराबर एफ एक्स का वक्र। ये केवल इमेजिनरी कर्व आपके पास है, बता रहा हूँ, ठीक। अब इस पॉइंट पर मैंने, इस कर्व पर मैंने दो बिंदुओं को कंसिडर किया, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो मैंने मान लिया कि मान लो कि P के लिए ये जो उसके जो निर्देशांक हैं उनको मैं बताता हूँ। मैंने कहा x y अक्ष से उसकी दूरी x निर्देशांक और ये क्या है y, तो इस प्रकार से इसके निर्देशांक हो जाएंगे x और y। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x और y। अब देखो आपके पास
मान लो कि ये जो Q है, जो पॉइंट Q, दूसरा आपके पास पॉइंट दिया हुआ कर्व पर ही आपके पास दोनों बिंदु, ठीक, ये इस प्रकार से बोले। तो मैंने कहा मान लो कि ये जो P की जो x निर्देशांक है, इससे यहाँ की जो डिस्टेंस है क्या मान लिया, डेल x। ये कितना है, डेल x, यानी ये जो होगा ये हो जाएगा x प्लस डेल x। अब क्योंकि x में परिवर्तन हुआ है तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई में भी इसके सापेक्ष क्या हुआ है, परिवर्तन। तो ये आपके पास जो इतना जो भाग है, ये वाला भाग, ये जो इतना भाग है, ये कितना मान लिया, डेल y, ठीक। तो यानी आपके पास ये टोटल हाइट कितनी जाएगी इसकी, y प्लस डेल y। और अगर मैं आपसे पूछूं कि q के निर्देशांक क्या है, तो q के निर्देशांक आप इजीली कह सकते हो कि आपके पास q के निर्देशांक हो जाएगा पहले तो आपके पास हो जाएगा x प्लस डेल x और उसके सापेक्ष y प्लस डेल y। तो ये आपके पास इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, p और q के दोनों के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब देखो, मान लो कि अगर आपको कहा जाए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा आपके पास है, बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा ये इस प्रकार से निरूपित की मैंने, ये है वो P और Q को मिलाने वाली रेखा L, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं, आपने 11 में पढ़ा है कि स्लोप ऑफ लाइन PQ, जो रेखा PQ है उसका स्लोप निकालिए। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास था m बराबर, 11 में हमने पढ़ा है कि बिंदु, अगर दो बिंदु हमको प्राप्त है किसी रेखा पर, तो उसकी ढाल का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, y2 यानी ये है और माइनस 1 यानी डेल y प्लस y, ये तो हो गया y2 माइनस y1 कितना है, देखो इसके बिंदु के निर्देशांक है ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। उस हिसाब से आपके पास मिल रहा है अपॉन, इस हिसाब से डेल x प्लस x माइनस x। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। जब सिंप्लीफाई करो तो मुझे केवल प्राप्त हो रहा है डेल y अपॉन डेल x, ये इस प्रकार से मिला। ये है स्लोप किसका, PQ रेखा का। अब मान लो इफ अगर Q किस ओर अग्रसर हो जाए, P की ओर, मान लो कि ये धीरे धीरे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहाँ की ओर बढ़ रहा है, P की ओर ही बढ़ रहा है। ये पॉइंट जो Q था उस टाइम पर डेल x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। और डेल x टेंड्स टू 0 का अर्थ आपके पास है, देखो यानी अगर आपके पास Q P की ओर नज़दीक जाता जाएगा तो उसके जो x में जो परिवर्तन था वो भी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो कुछ और नहीं, हम कह सकते हैं कि ये बिंदु क्या हो सकते हैं, संपाती होने के नज़दीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पर आपके पास सिंपल सा जो डेल एक्स कहते हैं 0, तो इस टाइम पर हम कहते हैं लिमिट h या डेल x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x, और यही क्या कहलाता है, dy/dx। अब इस टाइम पर जब ये पॉइंट इधर होगा ना, तो ये आपके पास लाइन कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, और ये कुछ और नहीं क्या बन जाता है, टेंजेंट के रूप में प्राप्त हो जाती है। जो लाइन अभी जब PQ थी, अगर Q पॉइंट इस पर संपाती हो जाता है, तो इस टाइम पर जो रेखा आपके पास अभी P और Q से जाने वाली है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या लग रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम कहेंगे कि आपके पास किसी फंक्शन के लिए आपने अवकलज निकाला है dy/dx या f'(x), इसको f'(x) के द्वारा भी निरूपित करते हैं। अगर ये आपने निकाल लिया तो मतलब आपने y बराबर fx के जो वक्र रहा होगा उस पर स्थित किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा की ढाल भी ज्ञात कर ली है। क्या ज्ञात कर ली है, स्पर्श रेखा की ढाल भी ज्ञात कर ली है। और यही आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट आपके पास है कि जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें ना वक्र के लिए, तो हम क्या करेंगे, अवकलज ही ज्ञात करने वाले हैं उसके स्लोप को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास था ज्योमेट्रिकल मैंने डेरिवेटिव के आपके पास, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने 11th में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े हैं रिजल्ट्स के रूप में, वो आपके पास इसका आपके पास इस साल आपके पास जैसे प्रथम सिद्धांत से कुछ प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा, पर आपको प्रथम सिद्धांत भी आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी तो उसी का हम चेक करने वाले हैं, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके पास है, देखिए बाद पहला, अगर कहा जाता है आपके पास dy/dx ज्ञात करना है x की पावर n का, थोड़ा ध्यान देना, x की पावर n का। अब यहाँ पर जो x की पावर n है, यहाँ पर x कोई वेरिएबल है और उसकी पावर में n क्या रखा पास, कोई आपके पास इंटीजर आपके पास, ठीक। तो आपको कहा जाता है कि x की पावर n का आपको अवकलज ज्ञात करना, तो हमको मालूम है कि फॉर्मूला के अनुसार होता है
ये n आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी n-1 आपके पास। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, सिंपल सा आपके पास है। और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, परमेय संख्याओं प्राकृत संख्याओं में आपके पास, ठीक है। इस प्रकार से इसी का आपके पास एक सब पार्ट था। अगर कहीं पर कहा जाए कि किसी कांस्टेंट का करना है k का, तो यानी इसका अर्थ क्या है, आपके पास कांस्टेंट का करना है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा और हम क्या करेंगे d/dx, और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 इंटू मतलब 1 हो गया। तो x की पावर 0 का भी से करें तो 0 इधर आ जाएगा, वो पूरा का भाग 0 है, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी जब भी हम अवकलज करते हैं किसी कांस्टेंट का तो वो इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक। इसी प्रकार से इसका एक पार्ट हो रहा है, देखिए अगर आपको कहा जाता है कि अवकलज ज्ञात कीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है x की पावर n से, थोड़ा ध्यान देना, अगर कांस्टेंट क्या है मल्टीप्लाई है x की पावर n से और कहा जाता है कि अवकलज ज्ञात कीजिए, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप कैसे केवल करोगे x की पावर, क्योंकि मैं x वाले पद का ही अवकलज x के सापेक्ष करने वाला। तो ये निरूपित क्या कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि k की पावर x की पावर n का अवकलज करना है x के सापेक्ष। तो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पिछले साल पढ़े थे, वही आपके पास हो गया n टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपके पास x की पावर n वाले फॉर्मूले हैं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अवकलज, कि d/dx कहा जाए साइन x का ज्ञात कीजिए, तो प्रथम सिद्धांत से हमने सिद्ध किया था ये इक्वल टू कितना होता था cos x। इसी प्रकार से अगर cos x का करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस ऑफ साइन x, और आपके पास d/dx ज्ञात किया जाए tan x का तो ये प्राप्त होता है sec स्क्वायर x। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हमने पिछले साल पढ़े हैं, वो आपके पास हैं, अतिरिक्त और भी हैं, मैं उनको ही बता रहा हूँ आपके पास। फिर हमने पढ़ा आपके पास, देखो अगर कहा जाता है d/dx ज्ञात कीजिए cot x का, तो इसका होता है माइनस cos स्क्वायर x। फिर d/dx कहा जाए sec x का, तो ये प्राप्त होता है sec x इंटू tan x, और d/dx अगर ज्ञात किया करने के लिए कहा जाए cosec x का, तो ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके पास डेरिवेटिव आपके पास पढ़े हमने आपके पास, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास है। इसके बाद आता है एलजेब्रा में, ठीक है, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अगर एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में क्या, अगर दो या दो से अधिक फलनों का योग अंतर गुणा भाग होगा तो उस टाइम पर क्या नियम आपका, देखो अगर कहा जाता है आपको x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना था दो फंक्शनों के योग के लिए, क्या ज्ञात करना है, दो फंक्शन एडिशन में और उनका अवकलज ज्ञात करना है x है, दोनों ही x के फंक्शन है, दोनों ही क्या है x के फंक्शन है और आपको x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो ये इक्वल टू सिंपली हो जाएगा, आपको अवकलज करना पड़ेगा अलग अलग, f(x) का प्लस g(x) का, ये करना पड़ेगा, ठीक। यानी सिंपली मिल जाएगा f(x) प्लस g(x). अब अगर ऐसी माइनस भी होता, यानी प्लस के अतिरिक्त क्या होता है माइनस भी, तो यहाँ पर भी क्या होता है सेम रूल रहेगा, ये माइनस होता है, ठीक। अब जो आता है वो है प्रोडक्ट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके पास इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है, ये कई बार यूज़ होने वाला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) इंटू gx मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, और आपको कहा जाता है इसका डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सा आपके पास नियम आपके पास है, देखिए हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा, इसका जो नियम है उसके नियम के अनुसार है f(x) फर्स्ट फंक्शन और किसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का, प्लस फिर सेकंड फंक्शन प्लस किसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, यानी दोनों फंक्शनों का डेरिवेटिव होना होगा इनटू में आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, ये है प्रोडक्ट रूल, देखिए आपके पास। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल कि f(x) d/dx ऑफ gx प्लस gx इंटू d/dx, या इसलिए तो आप f(x) इंटू g(x) प्लस gx इंटू f(x). ये डैश का मतलब क्या है, यानी इस फंक्शन का जिस पर ये आश्रित है उनके सापेक्ष क्या हुआ है अवकलज हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार से अवकलज। इसके बाद आता है तीसरा नियम,
ये है डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल यानी भाग वाला नियम आपके पास है। तो डिवीज़न रूल क्या कहता है, देखिए आपके पास डिवीज़न मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या होंगे, डिवाइड के रूप में। तो देखो क्या होगा, अगर कहा जाता है अवकलज ज्ञात कीजिए f(x) अपॉन gx, ठीक, तो ये नियम कहता है आपके पास नियम अवकलज कैसे होगा, ये इसका अवकलज होगा gx अवकलज किसका, f(x) का, मतलब हर गुणा अंश का अवकलज माइनस फिर अंश और फिर गुणा हर का अवकलज, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन gx उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यानी आपके पास हो रहा है, इसको सिंपली लिख सकते हैं gx इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये है डिवीज़न रूल, ये था प्रोडक्ट रूल। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है इसलिए मैं इसके एक दो एग्जाम्पल भी आपको करा रहा हूँ आपके पास, ठीक। एग्जाम्पल देखिए आपके पास, तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपके पास करा रहा हूँ आपके पास, जो हमने 11th में पढ़ा उसी का, क्योंकि आपको वो आ जाएगा तो फिर इस साल दिक्कत नहीं होने वाले पास, ठीक। तो अगर आपके पास फंक्शन अवकलज फंक्शन दिया हुआ है जिसका अवकलज ज्ञात करना आपके पास, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है x² इंटू साइन एक्स, ये आपके पास है। इसको चाहे तो आप y बराबर भी लिख सकते हो या y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे इसका अवकलन। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू x² इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है। तो मुझे मालूम है कि जो y जो फलन है वो x पर आश्रित है, तो जिस पर आश्रित है उसी के सापेक्ष अवकलज किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलज करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y x पर आश्रित है, मैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करूंगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स लिखो या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखो, बात एक ही, इक्वल टू, यानी मुझे किसका अवकलज याद करना है, x² इंटू साइन एक्स का। देखो इसको, ये हो गया dy बाई डी एक्स, या सिंपली इस चीज़ को आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स भी। अब ये करना है आपके पास, ये दोनों दो फंक्शनों का मल्टीपल है, दो फंक्शनों का क्या है, मल्टीपल। तो मल्टीपल है तो मल्टीपल वाला नियम लेगा, उसके अनुसार क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन x² ऐसी और किसका अवकलज, सेकंड फंक्शन का, बीच में प्लस, फिर सेकंड फंक्शन और किसका अवकलज, फर्स्ट फंक्शन का। तो देखो करता हूँ अवकलज, तो आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्राप्त हो रहा है, देखिए x² ऐसे ही, और आपने पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, या फॉर्मूला आपके पास है, प्लस साइन एक्स ऐसे ही। और मैंने बताया था x की पावर n का जब भी अवकलज किया जाएगा तो क्या होता है, जो पावर होगी उसका सेम सिंपल सा नियम बताऊँ क्या है, जो पावर है, जो पावर में नंबर आएगा वो कहाँ आएगा, आगे, तो हो गया 2, और x की पावर क्या हो जाएगी, एक कम, तो ये 2 था, इसमें से -1 करेंगे तो कितना हो गया, 1। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है x² cos x प्लस ये कितना हो गया, 2x, यानी 2x इंटू साइन एक्स। तो ये क्या आ गया, इस फंक्शन का दिए हुए फलन का क्या आ गया, अवकलज। तो ये कहाँ, इसमें यूज़ क्या किया गया है, एक तो प्रोडक्ट रूल, देखिए प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा। अब बाकी अवकलज करने का जो फॉर्मूले थे, साइन का अवकलज कॉस और x² का अवकलज कितना हो गया, वही नियम, x की पावर n से 2 आगे आ गया, x की पावर 1 कम हुई तो 2 इंटू एक्स। तो ये इस प्रकार से ये गुणा वाला नियम जो था उसका मैंने यूज़ किया आपके पास, ठीक। ऐसे ही मैं आपको भाग वाले नियम के लिए बताऊंगा आपके पास। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, वो आपके पास है डिवीज़न रूल पर, ठीक है। तो डिवीज़न रूल का हम प्रैक्टिस करें एक प्रकार से। तो फंक्शन ये दिया हुआ है y बराबर f इक्वल टू x³ अपॉन 1 प्लस 10x अपॉन में ही है, ठीक है। तो डिवीज़न रूल का यूज़ करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखने के बाद जो दिया हुआ फंक्शन है वो है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू x³ अपॉन 1 प्लस 10x
आपको करना क्या है, इसका अवकलज ज्ञात करना है। अब क्योंकि ये भाग वाला यानी फ्रैक्शन में है तो हम डिवीजन रूल लेंगे। तो मैं क्या करूँ, पहले मेथड वही है दोनों, क्योंकि y x पर आधारित है तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या प्राप्त होता है देखो हम पास, तो ये तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और मुझे किसका अवकलज ज्ञात करना है, मुझे अवकलज ज्ञात करना है इसका एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 10x। अब जो नियम है उसको देख लीजिए, आपके पास नियम भी लिख देते हैं आपके पास। जब कहा जाता है अवकलज एफ एक्स अपॉन जी एक्स का करना है तो नियम के अनुसार क्या होता है, जो डिनोमिनेटर मतलब जो हर में जो फंक्शन है वो आएगा जी एक्स इंटू किसका अवकलज, अंश के रूप में जो एफ एक्स है, माइनस फिर एफ एक्स ऐसे ही और किसका अवकलज, जो डिनोमिनेटर में आ रखा था जी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वाले का फंक्शन का होल स्क्वायर, ये है। तो इस नियम को जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें तो एफ एक्स ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब देखिए नियम जो है उसके अनुसार जी एक्स क्या रखा है यहाँ पर 1 प्लस 10x और किसका अवकलज करना है, हमें अवकलज करना है एफ एक्स का, और यहाँ पर एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब माइनस फिर क्या है एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब और किसका अवकलज जी एक्स का, जी एक्स कितना है 1 प्लस 10x और होल अपॉन 1 प्लस 10x का होल। नियम याद रखना है, बाकी तो देखो ये एफ एक्स और ये जी एक्स है तो नियम के अनुसार ये इस प्रकार से हो जाएगा। चाहे तो आप फॉर्मूले को अलग करने के लिए इसको पी एक्स अपॉन क्यू एक्स भी कर सकते हो, तो उस टाइम पर ये हो जाएगा क्यू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, इस प्रकार से आपके पास, ठीक। तो नियम मैंने अप्लाई कर दिया है, पर अवकलज करने के जो फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे आपके पास, ठीक। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे ये प्राप्त हुआ है। अब अवकलज के जो बेसिक फॉर्मूले वो हम अप्लाई करेंगे, ये डिवीजन रूल लगाया मैंने अभी केवल, पर अवकलज जब होगा तो देखो अवकलज में क्या प्राप्त होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x, ऐसे एक्स क्यूब का करेंगे तो वही, जब भी x की पावर n करते हैं n आता है आगे, मतलब पावर आ जाएगी आगे और इसकी पावर एक कम हो जाएगी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फिर एक्स क्यूब, ऐसे ही इसका करेंगे तो 1 तो है कांस्टेंट। देखिए मैंने कहा था ना जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई एडिशन में होगा ना तो पहले 1 का भी करेंगे, तो 1 तो है कांस्टेंट 0 प्लस 10 का, और 10 का क्या होता है आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स और होल अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, आपके पास प्राप्त हो रहा है 3x इंटू 1 प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका अवकलज आ गया, ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये। तो ये आपके पास बेसिक जो नियम है उनको मैंने यूज़ करते हुए आज केवल आपको 11th के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन कराया आपके पास, ठीक। तो 11th के क्वेश्चन आपको आ गए तो आपको 12th में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको करना क्या है कि जैसे बेसिक फॉर्मूलेज जो हैं, अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको याद रखना है। इस साल बस हम क्या करेंगे, क्या हमने इस साल पढ़ा है फलनों का संयोजन। भाई फलन हमने पिछली बार पढ़े तो उनके अवकलज भी पढ़ लिए, चाहे वो त्रिकोणमितीय फलन हो या नॉर्मल y बराबर एफ एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन हो, या आपके पास डिवीज़न के लिए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में परमेय फलन हो, उनके अवकलज हम पढ़ चुके हैं 11th में। क्योंकि इस बार हमने जो इस कैलकुलस से पहले जो फलन में पढ़ा है वो क्या है आपके पास, चाहे आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या आपके पास फलनों के या संयोजित फलन हो, ये हमने इस साल पढ़े। तो हम इस बार भी क्या करेंगे, संयोजित फलनों के अवकलज, जो कि मैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, संयोजित फलनों का अवकलज किस प्रकार से करते हैं, ठीक। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के अवकलज, फिर साथ में आता है कुछ विशिष्ट प्रकार के फलन आते हैं जो अस्पष्ट रूप में हो, ठीक। और ऐसी लॉग फंक्शन वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकी फलनों के अवकलज होगा। फिर एक और रूप आता है आपके पास फलन का प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म, उसका अवकलज कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो वो आगे की स्थिति आपके पास है। पर आपको बेसिक जो है सारा का सारा 11th का है, तो इसलिए आप जो 11th के जो बेसिक फॉर्मूले आपके पास है उनको लिख लें और जो उसके कॉन्सेप्ट है उनको भी आपको याद, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के अवकलज क्या है,
आपके पास अलजेब्रिक फंक्शनों का अवकलज कैसे किया जाता है, डिवीज़न में फंक्शन है तो उनका अवकलज कैसे करेंगे, प्रोडक्ट में फंक्शन है तो अवकलज कैसे करेंगे, उनके एडिशन में है फंक्शन तो कैसे अवकलज करने वाले हैं। ठीक, और ये अगर आपने 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको इस साल 12th के कैलकुलस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो एक बार थोड़ा 11th का थोड़ा आज रिविज़न कर लेना, बाकी आप सरल ही आपके पास कैलकुलस भी है। कैलकुलस बस थोड़ा सा फॉर्मूले ज़्यादा जरूर हैं, पर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे बस। ठीक, ओके।